नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कंप्लीट PYQ सीरीज का पार्ट 1 हम लोगों ने कल कवर कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार क्षेत्र में होते हैं, यानी कि किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तृतीयक यानी टर्सरी एक्टिविटी में। यह प्रश्न को ध्यान से आप समझिए। क्या बोला है कि विकसित अर्थव्यवस्था। अब विकसित अर्थव्यवस्था किसका होगा? तो जो कंट्री डेवलप्ड होंगे उन्हीं का तो इकोनॉमी डेवलप्ड होगा। अब जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं यानी विकासशील हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे विकसित हो सकता है? तो ये बात कर रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ की। अब जो भी विकसित देश हैं, तो विकसित देशों में जो सबसे अधिक रोजगार होता है वो तृतीयक क्षेत्र में होता है। ठीक है, अब तृतीयक क्षेत्र में आते क्या है, कौन सा ऐसा सर्विस है या कौन सा ऐसा काम है जो टर्सरी सेक्टर में आता है, तो उसे भी हम लोग आज देखेंगे। तो जो हेल्थ केयर होता है, स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, ठीक है, तो ये सेवा सर्विसेज, मतलब जो टर्सरी सेक्टर है ना, इसे हम सेवा क्षेत्र ही कहते हैं। तो जो अस्पताल में जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, सभी किसी न किसी रूप में हमें सेवा ही देते हैं। ठीक है, तो ये टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे। अब बैंकिंग, बैंकिंग में भी जितने भी कर्मचारी वहाँ हैं, जितने भी बैंक स्टाफ हैं, सभी हमें सेवा ही प्रदान करते हैं, तो ये भी टर्सरी सेक्टर में। रेस्टोरेंट की आप बात करें तो रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको सेवा ही किया जाता है ना। खाने पीने का, चाहे जो भी आप डिमांड करते हैं खाने पीने से संबंधित, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर आप लॉ की बात करें, नियम कानून, तो ये भी एक तरह से जो वकील आते हैं इसमें, तो वो भी हमें सेवा प्रदान करते हैं। रिटेल यानी थोक विक्रेता, जो दुकानदार होते हैं, ठीक है, वो सब भी हमें सेवा ही देते हैं। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट, है ना, जो परिवहन है, और डिस्ट्रीब्यूशन, जो वितरण है उसका। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन कोई भी सामान का डिलीवरी करवा लेते हैं, तो एक तरह से हमारे लिए क्या है, वो सर्विस ही हमें दे रहा है ना। तो जितने भी सर्विस जो हमें सेवा देते हैं वो टर्सरी सेक्टर में आ जाते हैं। और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ सेवा सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का जो परसेंटेज है वो सबसे अधिक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो इकोनॉमी होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो टर्सरी सेक्टर ही करता है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्सरी यानी तृतीयक क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतही खनन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सतही खनन पूछ रहा है, इसका और क्या नाम है वो पूछ रहा है, यानी दूसरा नाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुली कास्ट खनन। आइए इसे भी हम लोग देखते हैं। आई होप कि आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यही है ओपन माइनिंग, खुली कास्ट खनन, है ना, जिसको खुली खनन कहते हैं, ओपन माइनिंग कहते हैं। अब ये ओपन माइनिंग होता क्या है, तो आप पिक्चर से ही बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से जो मिनरल्स है या जो खनिज है उसका खनन करके ट्रांसपोर्ट किसी फैक्ट्री में किया जाता है, उद्योग में किया जाता है। अब जो ओपन माइनिंग है ये शुरुआत में एक पठार के समान होता है। अब इस पठार में जब खनिज का पता चलता है तो इसे तोड़ तोड़कर इससे सारा खनिज निकाल लिया जाता है और फिर ये अंदर में भी इसे खनन करके इससे
खनिज को निकाला जाता है, मिनरल्स को निकाला जाता है। तो ये ओपन माइनिंग होता है। एक क्लोज माइनिंग होता है या अंडरग्राउंड माइनिंग होता है, जो कि भूमि के अंदर अंदर ही, उसमें गुफा मतलब केव के जैसा वो होता है। गुफा के अंदर ही आपको जो भी मिनरल्स है उसको माइनिंग करना पड़ता है। तो उसमें चांसेस होते हैं जो लैंडस्लाइड रहता है उसका कोलैप्स कर जाने का। आप अंदर में गुफा में काम कर रहे हैं, अब अंदर ऊपर से ये कोलैप्स कर गया तो ये धंस जाता है, जिसके कारण बहुत से मजदूरों की डेथ हो जाती है। जबकि ओपन माइनिंग में ऐसा कोई घटना नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड माइनिंग होता है उसके कंपैरिजन में अगर उससे आप तुलना करेंगे तो इसमें बहुत ही कम ऐसी घटनाएं होती हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादक के किस क्षेत्रों में से एक है? अब ये जो नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन और यूके है, ये जो मत्स्य यानी जो मत्स्य पालन का कौन से क्षेत्र में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका वर्ल्ड का मैप, है ना। आई होप कि आपको विजिबल होगा। अब आप देखिए कि पूरी दुनिया को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्थ और एक साउथ। इक्वेटर से जो ऊपर है वो नॉर्थ और इक्वेटर से जो नीचे है यानी कि साउथ में वो साउथ है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि स्पेन का, यूनाइटेड किंगडम का, डेनमार्क का और नॉर्वे का। तो आप लोकेशन में यहाँ देख सकते हैं इन देशों का लोकेशन। तो इसके आसपास आप देखेंगे तो अटलांटिक सी है, अटलांटिक महासागर है जो एस शेप में है। हाँ, तो आप अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक का जो राइट साइड है वो अटलांटिक महासागर के लिए क्या हो जाएगा? ईस्ट साइड। और इसके बीचों बीच से आप अगर लेफ्ट की साइड देखें तो ये वेस्ट साइड हो जाएगा, यानी कि पश्चिम। तो आप बताइए कि पहला तो ये जो अटलांटिक महासागर में स्थित ये जो नॉर्वे, डेनमार्क और स्पेन है, ये किस गोलार्ध में, नॉर्थ में है या साउथ में है? तो ये तो नॉर्थ में है, क्लियर हो गया, ये तो उत्तरी होगा। अब अटलांटिक में आप देखिए उत्तरी अटलांटिक में है कि दक्षिणी अटलांटिक में है? ये नॉर्थ अटलांटिक में है, ये भी क्लियर हो गया। अब आप पूरब और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट देखिए। अब अटलांटिक के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और अब उससे आप देखिए कि जो लोकेशन आपको स्पेन का, नॉर्वे का और डेनमार्क का, यूके का जो दिखाई दे रहा है वो अटलांटिक के ईस्ट साइड में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लोकेशन है ये अटलांटिक के नॉर्थ ईस्ट में होगा। यस, क्यों नहीं कह सकते? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः में होता है, यानी ताजे पानी में जो मत्स्य का उत्पादन होता है वो किस क्षेत्र में होता है, यानी कहाँ होता है इन सब में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप बात करें कि ताजे पानी में, ठीक है, क्या ताजे पानी में, तो ताजे पानी में कौन आ जाएगा? क्या सागर आएगा? नहीं, ये तो सलाइन वाटर होता है। महासागर भी सलाइन वाटर होता है, इसमें खाड़ी में भी सलाइन वाटर होता है, यानी खारा जल होता है। तो ताज़ा पानी कौन सा होगा? फ्रेश वाटर। तो ये झील होता है। अगर आप बात करें फ्रेश वाटर की तो ये आपको झील में, रिवर्स में, नदियों में मिल जाएगा, तालाबों में यानी कि पाउंड्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको और भी जो झरने होते हैं वहाँ भी मिल जाएगा। तो यहाँ मत्स्य पालन का बात हो रहा है, मत्स्य उत्पादन का, और वो भी ताज़े पानी यानी फ्रेश वाटर में। तो इसका करेक्ट आंसर झील हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्न में से कौन सा है? अब यहाँ एक ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है? वाणिज्यिक खेती, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अब उसका क्या पूछ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो वाणिज्यिक खेती है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, वो क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको पिक्चर विजिबल होगा। तो हम वाणिज्यिक कृषि यानी कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, हम ऐसा एग्रीकल्चर को कहेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि फसल यानी कि जो क्रॉप है उससे जो भी प्रोडक्शन हो उसे हम लोग मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन होगा उसे हम लोग मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, यानी कि बेचेंगे। खाने के लिए बहुत कम ही इसका प्रोडक्शन होता है। ये कॉमर्शियल यानी व्यापार के दृष्टिकोण से इसका कृषि अधिक किया जाता है। जैसे इसमें आ जाएगा जो आपका केला है। ठीक है, आप चाय का बागान को देख लीजिए। ठीक है, चाय के बागान को देख लीजिए। केला के जो जैसे कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में केला का बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो क्या उतने सारे केले ये लोग खा जाते होंगे? नहीं, वो व्यापार करने के लिए यानी कि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो खेती होता है वो लोग करते हैं। ठीक है, चाहे तो आप कोई भी प्लांटेशन ले लीजिए, जैसे रबर का खेती हो गया, ठीक है, जूट का खेती हो गया। तो इस तरह के जितने भी खेती होती हैं वो सारे कॉमर्शियल होते हैं। आप गेहूं को ले लीजिए, तो जब लंबे क्षेत्र में या बड़े क्षेत्रों में जब गेहूं की कृषि होती है, खेती होती है, तो उस सारे गेहूं को वो लोग खाने के लिए नहीं यूज करते हैं। उनका मेन ही पर्पस होता है बेचना। ठीक है, बेचकर वो पैसे कमाते हैं और फिर जो भी अपनी ज़रूरत है उसे वहाँ यूज करते हैं। जैसे भारत में आप देख लीजिए, तो जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं का जो खेती होता है, कृषि होता है, वो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। जबकि यदि आप झारखंड में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में, तो यहाँ लोग गेहूं का खेती जो करते हैं वो बस खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत ही वो बेच पाते हैं, या अदरवाइज वो खाने के पर्पज से ही वो खेती करते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल एक्टिविटी का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका क्या होता है, तो ये किसान जो होते हैं बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। सेकेंड में पूछ रहा था, बता रहा था कि कृषि क्षेत्र का बाजार से अच्छा संपर्क नहीं होता है। होता है, जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है उसका जो कनेक्टिविटी होता है मार्केट से वो अच्छा होता है, तभी तो वो लोग मार्केट से अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं मार्केट तक। कृषि क्रियाएं मुख्यतः हाथों से की जाती नहीं जी नहीं। यहाँ पर अधिकांश जो खेती में यूज होता है वो ट्रैक्टर्स यूज होता है। ठीक है, मशीन्स यूज होते हैं, तो हाथ का यूज इसमें बहुत कम ही होता है। कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित है जी नहीं, ये बड़े बड़े क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, कई हेक्टेयर्स में खेती होती है जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा देश उत्तर पूर्व प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है? यदि आपका वर्ल्ड एटलस यानी एटलस पर कमांड है तभी इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, अदरवाइज दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पेरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है? कौन सा देश उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर, नॉर्थ ईस्ट प्रशांत, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक की बात कर रहा है, उसका भाग नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपके सामने वर्ल्ड का मैप। अब आप देख लीजिए कि जो रूस है, ठीक है, रूस, अब आपको पता होगा कि ये जो एरिया है ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है, अब पैसिफिक ओशन में आप ध्यान से देखें तो जो रसिया है वो, जापान है वो, दक्षिण कोरिया है, ये तीनों प्रशांत महासागर के
किस भाग में है? तो ये पूर्वी भाग में है, ठीक है, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में है, ठीक है। अब प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में तो है, अब उत्तर में कैसे है? तो ये लीजिए, अभी हम लोगों ने देखा कि ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ कहलाता है, नीचे का साउथ। अब प्रशांत महासागर को आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये ईस्ट में आ जाता है और ये वेस्ट में आ जाता है, यानी कि जो पेरू है वो पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न क्षेत्र में, वेस्टर्न रीजन में आ जाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। रूस, जापान और दक्षिण कोरिया, जापान, ये सब जो भी क्षेत्र है ये पैसिफिक ओशन का ईस्ट का भाग है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्रक खेती किस एक विशेष प्रकार की खेती होती है? जो ट्रक फार्मिंग होता है इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। जो ट्रक खेती है किस एक विशेष प्रकार की खेती होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों की खेती होती है। जो ट्रक फार्मिंग होती है ये सब्जियों की खेती होती है। तो ये होता कहाँ है? क्या ये ट्रक के ऊपर खेती की जाती है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रक फार्मिंग होता है यह मुख्य रूप से यूएसए में फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए इसे भी देखते हैं हम लोग। अब प्रश्न उठता है कि ट्रक खेती फिर ट्रक फार्मिंग कहते किसको हैं? तो जो यूएसए है आपको पता है कि वो एक डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, विकसित राष्ट्र है। अब यूएसए में होता क्या है कि जो खेती की जाती है, अगर आप, जो भी फार्मर्स हैं वो अगर खेत पे जाते हैं तो अपने साथ वो मशीनों को लेकर ही जाएंगे, यानी कि अपने साथ ट्रक लेकर ही जाएंगे। यानी कि जितने भी खेती से संबंधित कार्य होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ में ट्रकों का यूज अधिक होता है। चाहे वो खेत पर से जो भी सब्जी हो या फल हो उसे मार्केट तक ले जाने में ट्रक का यूज हो, ठीक है। मार्केट से सब्जी को फिर सामान को फिर खेत में ले आना ट्रक का ही काम है। अब खेत से अगर इसे घर तक ले गया सब्जी को, वो तो ट्रक से ही जाएगा। अब घर से फिर जब इसे मार्केट ले जाया जाएगा तो इसमें भी ट्रक का ही यूज होता है। मतलब सिंपल समझिए कि जिस एग्रीकल्चर में ट्रक का यूज ज़्यादा होता है उसे हम लोग ट्रक फार्मिंग कहते हैं। और ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत ज़्यादातर ये फल और सब्जियों का जो खेती होता है वो ही आता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव गतिविधियाँ जो आय उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान से पढ़िएगा। मानव का एक्टिविटी पूछ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो आय उत्पन्न करता है। आय मीन्स क्या? आय को हम लोग इनकम कहते हैं ना, इसी को अर्थ कहते हैं, यानी कि धन, है ना। तो अर्थ का अर्जन करना तो वो आर्थिक गतिविधि ही कहलाएगा ना, इनकम, इकोनॉमिक। तो सिंपल है, जहाँ पे रुपये पैसा का बात है वो तो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल होगा नहीं, पॉलिटिकल होगा नहीं, और ये जैविक यानी बायोलॉजिकल होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब बहुत से लोग जैसे ही फ्लड देखते हैं ना वो बाढ़ को टिक कर देते हैं तुरंत, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ऑपरेशन फ्लड ये शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार करने से संबंधित है। अब जो ऑपरेशन फ्लड है ना, आप इसे भी देखिए, ये है ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम लोग वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये मिल्क यानी दूध से संबंधित है, दूध का प्रोडक्शन से रिलेटेड है वाइट रिवॉल्यूशन। तो ये भारत में कब इसकी शुरुआत हुई? तो ध्यान रखिएगा एक फैक्ट, 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 1970
1970 को। ठीक है, जो वाइट रेवोल्यूशन है इसकी शुरुआत होती है भारत में, और इसकी जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है, और वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप प्रश्न देखकर फ्लड, ऑपरेशन फ्लड बाढ़ पे नहीं जाना है, ये मिल्क यानी दूध के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जो ऑपरेशन फ्लड था इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि बहुत सारे बच्चे दूध के अभाव में कुपोषण का शिकार हो जाते थे, या दूध की उपलब्धता शहरों में सुनिश्चित नहीं हो पाती थी। तो इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए ऑपरेशन फ्लड लाया गया था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक बात कि आप अगर इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, आपको इस चैनल पर जितने भी टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस यानी भूगोल का जो भी सिलेबस है, हर यूनिट का एमसीक्यू सॉल्व करवाया जाएगा। और अभी हमारा एक लेक्चर सीरीज भी शुरू हुआ है जो कि ज्योग्राफिकल थॉट के ऊपर है। हम लोग जल्दी ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ऊपर भी लेक्चर्स लेकर आएंगे। तो वीडियो को जितना हो सके आप ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मछली पकड़ना के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, प्राथमिक गतिविधि, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो अब मछली पकड़ना प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में और क्या आते हैं? प्राथमिक जो गतिविधि है, एक्टिविटीज़ है, उसमें क्या आते हैं? या फिर हम प्राथमिक गतिविधि, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते किसको है? प्राथमिक क्रिया। तो सिंपली ऐसा काम जो खुले आसमान के नीचे संपन्न होता हो, ऐसा काम जो खुले आसमान के नीचे संपन्न होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसे हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसके अंदर क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर आ जाएगा, माइनिंग आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, और इसमें एक वानिकी आता है। ठीक है, जिसको हंटिंग कहते हैं। ठीक है, आखेट संग्रह। ठीक है, तो जो क्रियाकलाप खुले आसमान के नीचे होता है उसे हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। सिंपली समझिए इसको। अब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था और देखा था कि जो प्राइमरी एक्टिविटी में जो लोग इंगेज्ड होते हैं उसे हम लोग रेड कॉलर के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, और ये रहा इसका आंसर आज के 10 प्रश्न का। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सारे लेक्चर्स का वीडियो का पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।